हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अमृत ज्ञान। आज हम अपने केमिस्ट्री के क्रम में एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप्स यानी कि क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है जिसमें कई प्रकार के यौगिक या संरचनाएं जो होती हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनमें क्रियात्मक समूह लगे होते हैं या जुड़े होते हैं। तो उन्हें उन कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए हमें क्रियात्मक समूह को भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आईयूपीएसी ज्ञात करने के लिए भी क्रियात्मक समूह की आवश्यकता होती है। तो इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, खास तौर से बीएससी नर्सिंग में पढ़ने वाले जो भी छात्र हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यानी कि जो क्रियात्मक समूह हैं वो अणुओं के भीतर परमाणुओं के विशिष्ट समूह होते हैं जो उन अणुओं की विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी जो कुछ विशिष्ट समूह होते हैं, विशिष्ट समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप, ये क्या करते हैं, विशेष प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बनिक रसायन विज्ञान में क्रियात्मक समूह एक अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं क्योंकि ये कार्बनिक यौगिक यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। ठीक है, यानी फंक्शनल ग्रुप को अंडरस्टैंड करना बीएससी नर्सिंग की जो तैयारी कर रहे हैं प्रवेश परीक्षा के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि यह है जैव रसायन, औषध विज्ञान और कार्बनिक रसायन जैसे विषयों के लिए आधार बनता है। यानी कि ये जो आपके चैप्टर हैं जैसे जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री, औषध विज्ञान यानी फार्माकोलॉजी या कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनका ये बेस है। ठीक है, तो इसलिए क्रियात्मक समूह को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए अब हम चलते हैं, अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ इस चैप्टर में क्रियात्मक समूह से संबंधित उनके बारे में बताया गया है और उसका क्या महत्व है इसके बारे में विस्तार से डिस्क्राइब किया गया है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं, क्या होता है क्रियात्मक समूह, किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं क्रियात्मक समूह को, ये फंक्शनल ग्रुप को। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो अणु के भीतर परमाणुओं या बॉन्ड्स यानी बंध जो होते हैं, बंधों का एक विशेष समूह होता है, यानी कि एक विशिष्ट ग्रुप होता है जो अणु के केमिकल बिहेवियर को निर्धारित करता है। ये ग्रुप्स जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी रोल करते हैं। ठीक है, यानी उसको जो यौगिक की रिएक्टिविटी है और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, एक बात में समझ लीजिए कि क्रियात्मक समूह अणु के भीतर परमाणुओं या बंधों का एक विशिष्ट समूह होता है जो अणु के रासायनिक व्यवहार को प्रदर्शित करता है। ये समूह रासायनिक प्रक्रियाओं में यौगिक की रिएक्टिविटी और कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग, यानी नर्सिंग में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो विभिन्न प्रकार की मेडिसिन की संरचना यानी जो स्ट्रक्चर होता है या उसकी एक्टिविटी संबंधित को समझने में मदद करते हैं। यानी क्रियात्मक समूह के द्वारा क्या होता है, जो विभिन्न प्रकार की मेडिसिन बनाई जाती हैं उसमें विभिन्न प्रकार के सॉल्ट्स का यूज किया जाता है, तो इससे ये पता चलता है कि उन दवाओं में क्या क्या मिक्स किया गया है। ठीक है, तो जो क्रियात्मक समूह है वो दवाओं की स्ट्रक्चर और उसकी गतिविधि यानी एक्टिविटी उसको
रिलेट करने में मदद करते हैं, जो फार्माकोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो अणुओं की जैविक गतिविधि और औषधीय रसायन यानी कि औषधीय रसायन विज्ञान में उनके यूजेस को भी इफेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी उनका क्या यूज है, किस तरीके से क्रियात्मक समूह जो होते हैं वो बायो एक्टिविटी में अपना स्थान रखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बनिक रसायन विज्ञान में सामान्य क्रियात्मक समूह, यानी कि क्या क्या क्रियात्मक समूह हो सकते हैं, कितने प्रकार के क्रियात्मक समूह होते हैं, ये हम जानेंगे। कॉमन फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस चैप्टर में यहाँ कुछ मेन फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं जिनका आमतौर पर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में टेस्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम सबसे पहला क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे। सबसे पहला नंबर है यानी ए नंबर पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH। हाइड्रोक्सिल जो होता है वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, यानी कि इस तरीके से ये हमारा OH समूह बन जाएगा। ठीक है, यानी हाइड्रोक्सिल समूह में एक हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी ऑक्सीजन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु बंधा होता है, तब जाके ये बनता है हाइड्रोक्सिल समूह। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल जैसे एल्कोहल्स होते हैं, यानी जो OH होता है, OH का जो नाम लिखा जाता है, समूह तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेकिन इसका जो सफिक्स लिखा जाता है वो एल्कोहल होता है। क्या होता है बच्चों, एल्कोहल, यानी जहां OH लग जाए उस कंपाउंड का नाम जो हो जाएगा एल्कोहल हो जाएगा। जैसे इथेनॉल, ठीक है, या मेथेनॉल, इसमें क्या लगाते हैं, ऑल लगा देते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं बच्चों, ऑल। ठीक, जैसे इथेनॉल, मेथेनॉल, इथेनॉल का फार्मूला जो हो जाएगा यहाँ पर इथेन। इथेनॉल मतलब इथेन प्लस ऑल, तो इथेन का फार्मूला हो जाएगा C2H5 प्लस ऑल हो जाएगा OH। ठीक है, यानी C2H5OH हमारा फार्मूला बन जाएगा इथेनॉल का। ठीक है, इस तरीके से अब हम मीथेनॉल देख ले रहे हैं। मीथेन होता है CH3। ठीक है, यहां से एक H हटाएंगे और एक OH जोड़ देंगे, इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल एथेनॉल की अपेक्षा अधिक विषैला होता है। ठीक है, यानी जो एथेनॉल जो पीने योग्य होता है वो एथेनॉल है, मेथेनॉल को हम नहीं पी सकते। मेथेनॉल एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, एल्कोहल ध्रुवीय होते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, जो उनकी घुलनशीलता और क्वथनांक को प्रभावित करता है। यानी एल्कोहल में क्या होता है, OH समूह होता है, यहां पर H बॉन्ड पाया जाता है। H बॉन्ड होने के कारण ये ध्रुवीय होते हैं। ठीक है, और इनकी घुलनशीलता और क्वथनांक को प्रभावित भी करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शंस। एल्कोहल ऑक्सीकरण के माध्यम से एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। ठीक है, यानी अगर हम किसी एल्कोहल की अभिक्रिया ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनाता है बच्चों, एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ
अदर फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, जैसे यहां पर एलीन, ठीक है, क्या दिया है, एलीन, तो ये हो गया हमारा एलीन यानी CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा साइक्लोएल्केन्स क्या है, वैसे तो ये बेंजीन रिंग की तरह लग रहा है, लेकिन इसके अंदर रिंग नहीं है, तो ये बन जाएगा साइक्लो ग्रुप यानी साइक्लोएल्केन्स। इसी तरीके से ये हमारा एक त्रिभुज दिख रहा है, ये है हाईली स्ट्रेन्ड साइक्लोएल्केन, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और दे रखे हैं, देखिए तो इन्हें हम देख लेंगे, जैसे ये है कार्बोमेट, ठीक है, ये लैक्टोन, कार्बोनेट एस्टर, यूरिया, ठीक है, यूरिया क्या होती है, NH2CO NH2, ठीक है। इसी तरीके से हेमी एसिटल, ये एसिटल हो गया, हेमी कैटल और ये कैटल, ठीक है। ये हमारा RCN नाइट्राइल समूह हो गया, क्या हो गया बच्चों, नाइट्राइल, ये इमीन, ठीक है। इसी तरीके से RNO2 हमारा हो जाएगा नाइट्रो, RN3 एजाइड यानी ये एजो ग्रुप है, ठीक है। यहां पर NH2 लगा है तो ये क्या हो जाएगा, एमीन, अगर जिसमें NH2 आ जाता है वहां एमीन हो जाता है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एनामीन, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरीके से कुछ और क्रियात्मक समूह हैं, देख लीजिए, आइसोसाइनेट, ठीक है, ये क्या है, आइसोसाइनेट, ये हमारा एजिडिडाइन, ठीक है। अगला है कार्बोडिमाइड, ये हाइड्राजीन, ठीक है, NH2 डबल बॉन्ड, यानी ये NH2 ही है, देखो NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो ये बन जाएगा हाइड्राजीन, ठीक है। ये है आयोडीन मोनोक्लोराइड, आयोडीन और एक क्लोरीन है तो ये मोनोक्लोराइड, ठीक है। ये हमारा IF5 आयोडीन पेंटा फ्लोराइड, ठीक है, क्या हो जाएगा, आयोडीन और 5 के लिए पेंटा और F के लिए फ्लोराइड, तो आयोडीन पेंटा फ्लोराइड। ये हमारा IF7 हो जाएगा आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड, यानी 7 के लिए क्या बोलते हैं, हेप्टा, तो आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड। IBR आयोडीन मोनोब्रोमाइड, आयोडीन मोनोब्रोमाइड। ये हमारा RNCS, ठीक है, यानी कि आइसोथायोसाइनेट, जहां NCS हो जाता है वहां थायोसाइनेट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, थायोसाइनेट, तो RNCS का मतलब आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं SS, ठीक है, ये हमारा है डिसल्फाइड, S मतलब सल्फर, और यहां पर 2 है तो 2 के लिए D यानी डी सल्फाइड। OSO सल्फोन, SNH ये है थायोमाइड, ठीक है, यानी कैसा है, एमाइड ग्रुप है तो ये थायोएमाइड। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर कार्बोनिल समूह की, कार्बोनिल ग्रुप यानी CO, ठीक है। तो CO को हम किस तरीके से लिखते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड O, और इससे कुछ और जुड़े हुए होंगे, ठीक है, कुछ और परमाणु जुड़े होंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, इसीलिए इस कार्बन की वैलेंसी 4 करने के लिए डबल बॉन्ड और इधर भी डबल बॉन्ड लगाने होंगे, तो इस तरीके से ये कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी संरचना, ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, मतलब ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के द्वारा एक कार्बन जुड़ा है, देखिए ये ऑक्सीजन है और इससे डबल बॉन्ड के द्वारा एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से एक कार्बन जोड़ा गया है, ठीक है, यानी कार्बन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे
एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला जो होता है वो होता है HCHO। क्या होता है बच्चों? HCHO। अगर हम इसको स्ट्रक्चर के रूप में तोड़ के देखें तो ये इस तरीके से कुछ बनेगा, HC डबल बॉन्ड O और H। ये देखिए डायरेक्ट C से O जुड़ा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? फॉर्मल्डिहाइड। अब कीटोन, कीटोन में भी C डबल बॉन्ड O होता है, तो इसका एग्जाम्पल एसीटोन है। अब एसीटोन जो होता है CH3COCH3, क्या होता है? CH3COCH3। अगर हम इसको स्ट्रक्चर के रूप में देखें तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ा होगा, CH3 और देखिए CH3 और एक CH3 यहां जुड़ा होगा और C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। जैसे अभी हमने बताया था C डबल बॉन्ड O यानी कार्बन की वैलेंसी 4 करने के लिए 2 अणु और जुड़े होंगे, तो इस तरीके से ये बढ़ गया। CH3COCH3। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा और ये एसीटोन का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, समझ में आया? अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन निकालने वाले प्रभाव के कारण जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? हाईली रिएक्टिव। क्यों होते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु के साथ जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी ऑक्सीजन परमाणु में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे निकालने के कारण क्या होते हैं? ये कार्बोनिल ग्रुप्स बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत किया जा सकता है, जबकि कीटोन आमतौर पर ऑक्सीकरण के लिए प्रतिरोधी होते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ? जो एल्डिहाइड ग्रुप्स के यौगिक हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में तो ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जबकि कीटोन ऑक्सीकरण के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, यानी ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। ठीक है, अब सी नंबर पर है हमारा नेक्स्ट ग्रुप है कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप यानी COOH। यानी COOH में क्या होता है? हाइड्रोक्सिल समूह से बना कार्बोनिल समूह। ठीक है, यानी हाइड्रोक्सिल समूह और कार्बोनिल समूह से मिलकर जो बनेगा वो कार्बोक्सिल समूह बन जाएगा। ठीक है, यानी हाइड्रोक्सिल और कार्बोनिल। हाइड्रोक्सिल में क्या होता है? OH होता है। ठीक है, और कार्बोनिल में CO होता है, तो इस तरीके से हमारा ये क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा। हाइड्रोक्सिल में OH और कार्बोनिल में CO, दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? COOH यानी कार्बोक्सिल समूह। ठीक है, अब इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो सभी एसिडिक होते हैं, यानी इनके जो यौगिक का नाम लिखा जाएगा वो एसिड में लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इनका नाम क्या लिखा जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें कुछ जैसे एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3COOH। क्या होता है बच्चों? CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। ठीक है, जो कि सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, खट्टे फलों में। अब इसके गुण के बारे में देखते हैं, क्या इसके गुण हैं, प्रॉपर्टीज। कार्बोक्सिलिक अम्ल एस्टीकर से एस्टर बना सकते हैं। जो कार्बोक्सिलिक समूह हैं ये एस्टरीकरण से क्या बनाते हैं बच्चों? एस्टर बनाते हैं।
ठीक है। एस्टर का मतलब होता है RCOOR, या अप चैन से एल्कोहल बनाते हैं। अप चैन मतलब हाइड्रोजन का त्यागना, ठीक है, या हाइड्रोजन से क्रिया करना। ठीक, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती है, जबकि अपचयन में हाइड्रोजन से क्रिया कराई जाती है। तो इसकी रासायनिक अपक्रियाएं, जो कार्बोक्सिलिक समूह है, ये एस्टरीकरण से एस्टर बनाते हैं, जबकि अपचयन से एल्कोहल बनाते हैं। अब हम बात करते हैं एमिनो ग्रुप्स की, यानी NH2 ग्रुप्स। NH2 ग्रुप यानी एमीन समूह। इसकी संरचना में क्या होता है, जैसे NH2, यहां पर एक नाइट्रोजन परमाणु से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। ठीक है, इस तरीके से N और ये N, एक H और एक He। ठीक है, एक नाइट्रोजन परमाणु से 2 हाइड्रोजन परमाणु जब जुड़ते हैं तो एमीन समूह बनाते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम एमीन के रूप में लिखते हैं, यानी एमीन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एमीन। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मेथिलेमीन, एनिलीन। ठीक है, मेथिलेमीन का जो फार्मूला होता है वो होता है C2, हाँ मेथिलेमीन, CH3NH2, CH3NH2, क्योंकि मेथिल में एक कार्बन होता है तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेथिलेमीन। अगर हम एथिलेमीन की बात करें तो C2H5NH2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एथिल एमीन। ठीक है, अब एनिलीन। एलिनीन में क्या होता है, एक बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग पर NH2 को जोड़ दिया जाए तो ये हमारा एनिलीन बन जाएगा। ठीक है, मेथिलेमीन CH3NH2, एथिलेमीन C2H5NH2 एथिलेमीन, और एनिलीन में क्या होता है, बेंजीन रिंग पर एक NH2 ग्रुप लगा होता है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा एनिलीन या एमीन समूह हो जाएगा, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके गुण के बारे में देखते हैं, प्रॉपर्टीज। एमीन जो होते हैं वो नेचर में बेस होते हैं, बेसिक। ठीक है, एमीन्स आर बेसिक इन नेचर, यानी एमीन प्रकृति में क्षारीय होते हैं तथा नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बंद बना सकते हैं। ठीक है, यानी एमीन प्रकृति में क्षारीय होते हैं और नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। अब हम रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में इसके पढ़ेंगे। क्या होती है रासायनिक अपक्रियाएं? एमीन्स की कुछ रासायनिक अपक्रियाएं देख लीजिए। एमीन क्षार की तरह कार्य कर सकते हैं। एमीन जो होते हैं वो क्षार की तरह कार्य करते हैं और अम्लों के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। क्योंकि अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण बनाता है, इसलिए एमीन भी एक क्षार की तरह कार्य करता है, जिससे लवण बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट समूह है हमारा एस्टर समूह। ठीक है, एस्टर COO, एस्टर ग्रुप। ठीक है, एस्टर मतलब COO, यानी एक R इधर जुड़ा होगा, एक इधर जुड़ा होगा, यानी दोनों ओर क्या जुड़ेंगे? एल्किल समूह जुड़ेंगे, एल्किल ग्रुप। ठीक है, एल्किल ग्रुप। ठीक है, एक कार्बन वाला मेथिल, 2 कार्बन वाला एथिल, 3 कार्बन वाला प्रोपिल, इस तरीके से। ठीक है, एल्किल्स होते हैं, यानी एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो ये एल्किल बनाते हैं। ठीक है, जो किसी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक, इसकी संरचना में एक कार्बोनिल समूह जो ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा होता है, जो एक अन्य कार्बन से भी बंधा होता है। यानी जैसे कार्बोनिल समूह होता है CO, अब इसमें एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन परमाणु भी किसी C के द्वारा जुड़ा होगा, तो इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा एस्टर। ठीक है,
क्या हो जाएगा बच्चों, एक कार्बोनिल समूह एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा जो किसी अन्य कार्बन से भी जुड़ा होता है। इस प्रकार ये एस्टर की संरचना प्राप्त होती है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का फार्मूला जो होता है एथिल होता है C2H5। क्या होता है बच्चों, C2H5। और एसीटेट का फार्मूला जो होता है CH3COO होता है। ठीक है, तो इस प्रकार एथिल एसीटेट प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से मेथाइल फॉर्मेट बन जाता है। ठीक है, एथिल एसीटेट, मेथिल फॉर्मेट, ये सब क्या है, ये कार्बोक्सिलिक जो एस्टर ग्रुप है उसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एस्टर ग्रुप के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एथिल एसीटेट, मेथिल फॉर्मेट। ठीक है, एथिल एसीटेट का फार्मूला CH3COO C2H5 होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज, एस्टर में एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है। ठीक है, और ये आमतौर पर जनरली विभिन्न प्रकार के परफ्यूम्स बनाने वाले पदार्थ में प्रयोग किया जाता है। एस्टर कैसा होता है, एस्टर जो होता है वो सुगंधित होता है। ठीक है, यानी इसमें एक प्रकार की स्मेल आती है। जनरली ये परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग्स का कार्य करते हैं, यानी जो इत्र बनाए जाते हैं उनमें एस्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रासायनिक अपक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस। क्या होती है केमिकल रिएक्शंस, एस्टर का निर्माण कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया से होता है। ठीक है, यानी एस्टर का निर्माण करने के लिए कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अल्कोहल की क्रिया की जाती है तो एस्टर बनता है। इस अपक्रिया को एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण कहते हैं। अगर अलग से पूछ लिया जाए व्हाट इज एस्टरिफिकेशन तो क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखा जाएगा एस्टर का निर्माण जब, क्या लिखेंगे, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया किसी अल्कोहल से की जाती है तो एस्टर का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ग्रुप है हमारा एमाइड ग्रुप, यानी CONH2। CONH2 देखिए एमाइड ग्रुप क्या होता है, CONH2 एक कार्बोनिल समूह जो नाइट्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु से बंधा होता है। यानी क्या होता है, एक कार्बोनिल समूह, क्या है कार्बोनिल समूह CO, इसमें एक नाइट्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु से बंधा होता है, तो इस प्रकार ये कहलाता है हमारा एमाइड ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल समूह से जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाते हैं तो एमाइड ग्रुप बन जाता है। ये संरचनाओं में इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, एसिटामाइड या यूरिया। ठीक है, यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CONH2। देखिए यहाँ पर ये एमाइड ग्रुप लग गया और NH2 है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन जाएगा, यूरिया बन जाएगा, जो कि एमाइड ग्रुप के अंतर्गत आता है। ठीक है, एसिटामाइड, एसिटामाइड देख लीजिए CH3CONH2, ये हमारा एसिटामाइड है। ठीक है, दो कार्बन इसलिए एसीटेट, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एसिटामाइड। अब हम नेक्स्ट हाँ, यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, ये भी देख लीजिए। एमाइड आर टिपिकली पोलर, यानी ये कैसे होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, एंड कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ठीक है, एमाइड कैसे होते हैं, ये पोलर होते हैं, ध्रुवीय होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। केमिकल रिएक्शन, एमाइड कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस, यानी ये हाइड्रोलिसिस की क्रिया अपनाते हैं टू फॉर्म
कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमीन्स। यानी जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाए यानी हाइड्रोजनीकरण किया जाए तो ये क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन्स बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाइट्रेट ग्रुप की। ठीक है, नाइट्रेट यानी NO3। देखिए इसकी संरचना, इसमें 3 ऑक्सीजन परमाणु से बंधा एक नाइट्रोजन परमाणु होता है। यानी NO3 में क्या होता है, NO3, इसमें 3 ऑक्सीजन परमाणु के साथ एक नाइट्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन जाएगा, नाइट्रेट समूह बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है बच्चों, नाइट्रेट समूह। ठीक है, यहां देखिए कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन ये रहे और एक नाइट्रोजन, तो एक नाइट्रोजन। ठीक है, बात समझ में आई। इसके कुछ एग्जाम्पल है, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, कौन कौन से, नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रिक एसिड। ठीक, अब इसके प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रेट ग्रुप्स देखिए। नाइट्रेट स्फोटक होते हैं, कैसे होते हैं, एक्सप्लोसिव, और इनका उपयोग फर्टिलाइजर्स और एक्सप्लोसिव्स मटेरियल बनाने में किया जाता है। ठीक है, जहां नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है वो अक्सर विस्फोटक हो जाता है। ठीक है, जैसे ट्राइनाइट्रोटॉलुइन। ठीक है, TNT जिसे बोलते हैं, ये क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ है। ट्राइनाइट्रोब्रोमीन, TNB। ठीक है, ये भी क्या है, विस्फोटक पदार्थ है। ठीक, तो इनका प्रयोग उर्वरक बनाने में या विस्फोटक बनाने में किया जाता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, देखिए। नाइट्रेट्स अपचयन से नाइट्राइट बनाते हैं। अगर हम नाइट्रेट का अपचयन कर दें तो ये नाइट्राइट बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं बच्चों, नाइट्राइट बनाते हैं। अपचयन मतलब हाइड्रोजन से क्रिया करा दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हैलाइड। हैलाइड में जो हैलोजेंस होते हैं, हैलोजन कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन। यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये सभी हैलोजन परिवार के हैं जो कि 17th ग्रुप में पाए जाते हैं। इन्हें हैलोजन एटम्स कहते हैं जो कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। ठीक है, उदाहरण एल्किल हैलाइड, जैसे क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन। क्लोरोमेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3Cl, ये क्लोरोमेथेन हो गया। ब्रोमोएथेन C2H5Br, ये ब्रोमोएथेन हो गया। ठीक है, यानी क्लोरोमेथेन क्या हो जाएगा, CH3Cl, और ब्रोमोएथेन C2H5Br। ठीक, इस तरीके से ये हैलाइड ग्रुप्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस या हैलाइड ग्रुप्स। एल्किल हैलाइड का उपयोग अक्सर ब्लैक के रूप में करते हैं, यानी सॉल्वेंट्स के रूप में किया जाता है, या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी किया जाता है। ठीक है, जो हैलाइड्स ग्रुप्स होते हैं इनका उपयोग किसमें करते हैं, सॉल्वेंट्स के रूप में और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के रूप में किया जाता है। रासायनिक अपक्रियाएं, वे न्यूक्लियोफाइल्स के साथ प्रतिस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करते हैं। यानी जो हैलाइड्स हैं, अगर इनकी क्रिया न्यूक्लियोफाइल से की जाए तो ये प्रतिस्थापन अपक्रिया या सब्स्टिट्यूट रिएक्शंस प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट I नंबर पर है एल्किल ग्रुप। ठीक है, एल्किल ग्रुप क्या होता है, संरचना, इसकी स्ट्रक्चर देखिए। हाइड्रोजन परमाणु से बंधा एक कार्बन परमाणु, यानी जब किसी कार्बन परमाणु को
किसी हाइड्रोजन परमाणु से जोड़ दिया जाए तो ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार प्राप्त ये एल्काइल समूह बनाते हैं, जैसे मेथिल, एथिल, ठीक है, ये सब क्या है, एल्किल। अब जैसे एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स में जब एक H कम कर दिया जाए तो एल्किल प्राप्त होते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा ये भी हो सकती है, जब एल्केन से एक H परमाणु को हटा दिया जाए तो प्राप्त यौगिक एल्किल कहलाता है, ठीक है। जैसे मेथिल, एथिल, ठीक है, मेथिल में CH3, एथिल में C2H5। अब जैसे समझ लीजिए, जैसे मेथेन का फार्मूला होता है CH4, जब इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु चला जाएगा तो यहाँ पर CH3 प्राप्त होगा, जो क्या बन जाएगा, मेथिल बन जाएगा, ठीक है। ऐसी एथेन क्या होता है, C2H6, इसमें से एक H परमाणु हटा देंगे तो C2H5 बचेगा और ये बन जाएगा हमारा एथिल, ठीक है। समझ में आया बच्चों, ठीक। प्रॉपर्टीज, इसके क्या गुण है देखिए। एल्किल समूह गैर ध्रुवीय होते हैं और जल विरोधी होते हैं, यानी ये नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है। एल्किल ग्रुप्स आर नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक, ठीक है। कैसे होते हैं, गैर ध्रुवीय, यानी ये नॉन पोलर होते हैं, ध्रुवीय नहीं होते, ठीक। रासायनिक अपक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस, एल्काइल समूह बहुत अधिक अपक्रिया नहीं करते हैं। जो एल्काइल समूह होते हैं ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, ये क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन जिन अन्य समूह से जुड़े होते हैं उनकी रिएक्टिविटी को प्रभावित कर देते हैं, ठीक है। रासायनिक अपक्रिया क्या है इसकी, एल्किल समूह अधिक अपक्रिया नहीं करते हैं लेकिन अन्य समूह से जुड़े होते हैं जिससे उनकी रिएक्टिविटी को प्रभावित करते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन फार्माकोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। जो फार्माकोलॉजी है या बायोकेमिस्ट्री है, इसमें क्रियात्मक समूह का क्या महत्व है, ये किस लिए क्रियात्मक समूह पढ़ाए जाते हैं या इनका क्या यूज है। जैसे दवा डिजाइन और क्रिया का तंत्र, यानी ड्रग डिजाइन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक। देखिए, जैविक अणुओं के साथ परस्पर क्रिया करने वाली दवाओं को डिजाइन करने में क्रियात्मक समूह इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यानी जो दवाएं बनाई जाती हैं उनकी जैविक अणु के साथ परस्पर क्रिया करने के लिए क्रियात्मक समूह की आवश्यकता होती है। जैसे पेनिसिलिन दवा है, पेनिसिलिन एक मेडिसिन है जो एमीन समूह द्वारा बनाई जाती है, यानी एमीन समूह होता है इसमें। इसे बैक्टीरिया कोशिका भित्तियों के साथ आपस में रिएक्टिविटी करने की अनुमति देता है, जबकि अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह होता है जो मानव शरीर में उनके अवशोषण और उपापचय क्रियाओं को प्रभावित करता है। देखिए, जैसे पेनिसिलिन दवा है, पेनिसिलिन में क्या होता है, एमीन समूह होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, एमीन समूह, पेनिसिलिन में एमीन समूह होता है, और अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह होता है, यानी OH समूह होता है, ठीक है। तो इस तरीके से फार्माकोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में क्रियात्मक समूह का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैव उपलब्धता के क्षेत्र में देखिए, बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी दवाओं के क्रियात्मक समूह शरीर में उनकी घुलनशीलता यानी सॉल्युबिलिटी, अवशोषण और एब्जॉर्प्शन, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, निष्कासन यानी एलिमिनेशन इन द बॉडी, ठीक है। यानी जो दवाओं में क्रियात्मक समूह होते हैं वो शरीर में सॉल्युबिलिटी, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण और एलिमिनेशन यानी निष्कासन को निर्धारित करते हैं। जैसे ध्रुवीय क्रियात्मक समूह होता है हाइड्रोक्सिल समूह, ठीक है, OH। क्रियात्मक जो OH समूह वाली दवाएं हैं वो पानी में अधिक घुलनशील होती है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और
यूरिन के माध्यम से उत्सर्जित करना आसान होता है। ठीक है, easier to excrete through urine. Okay, now interact with receptors, receptors के साथ अंतःक्रिया। कई दवाएं, विभिन्न प्रकार की जो मेडिसिन होती हैं वो शरीर में विशेष रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट करके वर्क करती है। ठीक है, कई दवाएं शरीर में विशिष्ट रिसेप्टर्स के साथ अंतःक्रिया करके कार्य करती हैं और ये इंटरेक्टर जो होता है, अंतःक्रिया जो होती हैं वो दवा के अणुओं में क्रियात्मक समूह पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी जो शरीर में विशेष रिसेप्टर होते हैं वो अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, अंतःक्रिया करते हैं तो उसमें जो क्रियात्मक समूह है उस पर निर्भर भी रहते हैं। ठीक है, अब विषाक्तता, टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट, इसके क्या साइड इफेक्ट। ठीक है, टॉक्सिसिटी, कुछ क्रियात्मक समूह जैसे नाइट्रेट, कौन से, NO3 नाइट्रेट, हैलाइड यानी X, विषाक्त हो सकते हैं जिससे दवाओं की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। यानी जो कुछ दवाएं हैं जैसे नाइट्रेट समूह वाली या हैलाइड समूह वाली, ठीक है, ये जो होती है वो टॉक्सिसिटी प्रदर्शित करती है। ठीक है, और इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। अब कुछ किताबों के बारे में यहाँ पर थोड़ा बताया गया है, देख लीजिए। बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए क्रियात्मक समूह के लिए जो किताबें हैं, रिकमेंडेड बुक्स, उनको देख लीजिए। यहाँ पर कुछ बुक्स दी गई हैं जिनके द्वारा आप जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको पढ़ने में मदद मिलेगी और आपकी अच्छी तैयारी हो सकेगी। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जेडी ली द्वारा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ऐसे ही जेडी ली द्वारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है। ठीक है, अकार्बनिक रसायन। ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर किताब लेनी है तो आर के गुप्ता जी की है, ऑब्जेक्टिव टाइप आर के गुप्ता। ठीक है, इसी तरीके से RS अग्रवाल की है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए RS अग्रवाल की बुक्स आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें MCQs दे रखे हैं, लास्ट ईयर के भी MCQs भी हैं इसमें। LG बेट द्वारा लिखी गई किताब भी है एक, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, 6 नंबर पर है बीएससी नर्सिंग के लिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो डॉक्टर ASS पुंडेर द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये जो किताबें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिनके द्वारा आपकी तैयारी भी अच्छी हो सकती है। ठीक है, स्टडी टिप्स देखिए, स्टडी टिप्स क्या है। क्रियात्मक समूह के लिए अध्ययन युक्तियां, संरचना और नामकरण। ठीक है, प्रत्येक क्रियात्मक समूह की मूल संरचना और उनके उदाहरणों से स्वयं को परिचित कराएं। यानी जो स्टडी टिप्स हैं क्रियात्मक समूह पढ़ने के लिए, सबसे पहले क्या करें, आप क्रियात्मक समूह की जो मूल संरचना है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, उसको जानें और उसको उदाहरण के माध्यम से उसे परिचित करें। ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी को समझें। ठीक है, क्रियात्मक समूह किस तरीके से रिएक्टिव होता है और दवाओं के रसायन विज्ञान और उनके तंत्र को समझने के लिए विशेष रूप से इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, क्रियात्मक समूह की पहचान करने का अभ्यास भी करें। ठीक है, जो क्रियात्मक समूह है उनको पहचानें कि ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, इस क्रियात्मक समूह में कौन कौन से परमाणु मिले हुए हैं। ठीक है, कितने प्रकार के बॉन्ड लगे हुए हैं, इनका अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जैव प्रासंगिकता से संबंधित, रिलेट टू बायोलॉजिकल रिलेवेंस, यानी यह समझे कि क्रियात्मक समूह दवाओं की जैविक गतिविधि और उनके औषधि महत्व को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी क्रियात्मक समूह के द्वारा यह भी देखा जाता है जो शरीर में जैविक गतिविधियां होती हैं और जो हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो ये हमारे शरीर को किस तरीके से प्रभावित कर सकती है। ठीक है, फ्लैश कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड मतलब
फ्लैश कार्ड आते हैं, उसमें अलग अलग कार्ड्स पर अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह का नाम लिख लीजिए, ठीक है, उनके गुणों को लिख लीजिए, उनकी संरचना को लिख लीजिए, साथ ही साथ उनके एग्जाम्पल्स लिख लीजिए ताकि आपको याद करने में मदद मिल सके, ठीक है। आप घरों में अपने दीवार पर भी फ्लैश कार्ड को चिपका सकते हैं, जिससे जब भी आप अपने रूम में जाएं, स्टडी रूम में, तो उन पर नजर पड़े और जिससे अपने आपको जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। अब हम इसके बात करते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकलता है। ये हमने जो क्रियात्मक समूह वाला चैप्टर पढ़ा है, आखिर क्यों पढ़ा है, बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में ये हमें किस प्रकार मददगार हो सकता है। तो क्रियात्मक समूह को समझना आपके बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कार्बन रसायन विज्ञान है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री या औषध विज्ञान, फार्माकोलॉजी, ठीक है, इसके लिए आधार बनाता है। क्रियात्मक समूह में महारत हासिल करके आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि विभिन्न कार्बनिक यौगिक रासायनिक रूप से कैसे व्यवहार कर सकते हैं और ये जो शरीर के भीतर कैसे परस्पर क्रिया करते हैं और नर्सिंग में भविष्य के लिए आवश्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कहने का मतलब ये है, जो आपने यहाँ पर क्रियात्मक समूह का अध्ययन किया है, तो जो दवाएं प्रयोग की जाएंगी आपके नर्सिंग कोर्स में या जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो उसमें दवाएं देखी जाएंगी, कौन सा क्रियात्मक समूह यूज वाली किस रोग के लिए दवाई बननी होती है, तो तभी आप किसी मेडिसिन को उस रोग के लिए प्रभावी मान सकते हैं, ठीक है। तो आपके ये भविष्य में जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज का चैप्टर हम यहीं पर क्लोज करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, एक नए चैप्टर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।